हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के बारे में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, जिसको आफ्टर स्टडिंग या आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे लाइट और लाइट के से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में। तो जैसे हम बात करते हैं पहले लाइट होती क्या है, ठीक है। लाइट इसकी स्टैंडर्ड कुछ डिफिनेशन चलती हैं, जैसे कि पहली डिफिनेशन अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स आवर आईज टू visualizing the surrounding object, to visualizing the surrounding object, ठीक है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। इसकी एक दूसरी भी स्टैंडर्ड डिफिनेशन चलती है, पहले हम हमें लिख लेते हैं फिर हम समझा रहे होते हैं इन सब चीज़ों को। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई ये दो स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो आप पहले से, भाई ये पहले वाली डिफिनेशन तो आपको इन अर्लियर क्लासेस से जब मिलती आ रही है, आप इनको बहुत पहले से जानते हैं कि लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो कि हमारी आंखों को आसपास की चीज़ें देखने में मदद करती है, ठीक है। विदाउट लाइट के एब्सेंस में हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, लाइट के एब्सेंस में नहीं देख पाएंगे, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में तो आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात आती है दिमाग में कि आखिर ऐसी क्या खास बात होती है कि लाइट के प्रेजेंस में ऐसा क्या होता है हमारी आंखों के अंदर कि हम लाइट के प्रेजेंस में आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर फाइंड आउट कर लेंगे, जब हम लोग द ह्यूमन आई एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो लाइट की दूसरी भी डिफिनेशन चलती है, क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए जिस भी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इसका मतलब कि वो चीज़ वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रही है। मतलब कि अगर उसके लिए मीडियम पार्टिकल नहीं है तो भी वो आसानी से प्रोपोगेट कर जाएगी, ठीक है। तो लाइट है, लाइट के प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की, क्या बात करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पूछते हैं बार बार इन चीज़ों को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में। देखिए लाइट की कुछ खास बातें हैं भाई, लाइट के बारे में जब स्टडी की गई तो देखा गया कुछ स्पेशल बातें हैं, उन्हीं को हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज़, ज़रा देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कही जाती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज सारे हम लिख रहे हैं, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम आल्सो, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन एनी ऑब्जेक्ट, with the speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि कभी लाइट को पार्टिकल भी माना जाता है, ठीक है, प्लस लाइट को पार्टिकल के साथ साथ वेव भी माना जाता है। इन्हीं तो ये कुछ है लाइट की प्रॉपर्टीज जिसको हमने यहाँ पे लिस्ट किया है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, लाइट काफ़ी फास्ट, मतलब हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट से फास्ट स्पीड में लाइट स्पीड से चलता है, जैसे 3 into 10 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि लाइट ड्यूअल नेचर है, मतलब उसको पार्टिकल भी माना जाता है और उसको वेव के फॉर्म में भी माना जाता है। और लाइट वेव के फॉर्म में कौन कौन से फिनोमिना एग्जिबिट करता है, कैसी उसकी स्टडी करनी है, हमारे सिलेबस में अभी नहीं, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में
उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर, सॉरी 12th में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपको इन डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ लाइट से रिलेटेड कुछ नॉर्मल फिनोमेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तक को ही स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, जब बात कर ही रहे हैं रिफ्लेक्शन वगैरह की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी स्टार्ट कर लेते हैं। आइए इसे इरेज किया जाए, समझ में आ गया होगा। इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए है ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात इतना याद रखिए कि अभी आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको प्रॉपर तरह से सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच ही रहेगा इन चीज़ों का, ठीक है। अभी इनमें न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग कुछ नए वीडियोस बना लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के 1-2 वीडियोस में क्या करना है, शुरुआत के 1-2 वीडियोस में सिर्फ टर्म्स, थ्योरेटिकल डिफिनीसन, इन सारी चीज़ों को जानना है। और बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए हम लोग अलग से एक न्यू वीडियोस बना लेंगे, उसमें हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्या टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे देखिए एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं, या पहले इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। क्या है वो, क्या डिफिनेशन चलेगी इसकी, कि द फिनोमिना, ठीक है, द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट sends back into its own medium after striking with opaque surface। मतलब क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ फिनोमिना, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई एक रे ऑफ लाइट किसी ओपैक मीडियम से स्ट्राइक करती है, ओपैक मीडियम पे टकराती है, और टकराने के बाद अगर वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या खास बात होती है, डायग्राम के थ्रू देखिए, अभी हम डायग्राम के थ्रू उसको समझा रहे हैं। फिलहाल अभी एक चीज़ और भी जान लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, डेफिनेशंस वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरह से, समझाने की बात है तो समझाया जा रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या है, पहला क्या होता है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal all are lying in the same plane। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, मतलब फुल स्टेटमेंट है, इन द सेम प्लेन। इसका मतलब निकालते हैं अभी चल करके कुछ देर बाद। और सेकंड होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ, एक मिनट, सेकंड क्या है भाई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, तो क्या लॉ हमने पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दो हमारा 2D प्लेन में लाई कर रहा है तो तीसरा 3D में जाके लाई करेगा। लाई करेंगे तो तीनों के तीनों 3D में या तीनों के तीनों 2D में, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही जा रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी कैन कैलकुलेट दिस स्टेटमेंट, वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ज्योमेट्रिकल अप्रोच करके भी आप देखेंगे तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। वो डायग्राम क्या है, आगे आने वाला है, ठीक है। देखते हैं प्रॉपर तरह से उसको भी। इम्पोर्टेंट चैप्टर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
अभी डायग्राम के थ्रू कुछ देखिए क्या है कि जब हम अभी ये डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे भाई, कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं हो रहा है, कहीं फॉलो हो रहा है, तो क्या उसमें खास बात हमें पर जाननी जरूरी है, क्या हमें याद रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि इधर ठीक रहेगा। ये देखिए एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू या जो कुछ भी, वापस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, पी क्यू नाम दे देते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे को एक रे को ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, कुछ भी अभी नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा देते हैं और इसी के ठीक ऊपर ले जाके नॉर्मल बना देते हैं। दिस इज इट विल फॉर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल फॉर्म एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज नोन एज जी, ग्लांसिंग एंगल पी। वी कैन से दैट इट इज़ ए, इट इज़ बी एंड इट इज़ एम। चलिए ये हमने देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, हमने एग्जांपल नहीं लिया है, एक छोटी सी फिनोमेना है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि एओ एक इंसिडेंट रे है, एक रे है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पी क्यू पे इंसिडेंट हो रही है और ओ बी के फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और इन ओ को क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम दे रहा है। अगर आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो नेमिंग आप करने के दौरान आप पाएंगे कि एओ विल बी नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है, ओ बी विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, पी क्यू को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ओ को क्या बोले जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक बचा हमारा ओ एम, जिसको बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल बोलेंगे। और आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और लास्ट बचा हमारा आर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So, from the above diagram we concluded these different types of terms which are known, namely AO is incident ray, OB reflected ray, PQ reflecting surface, O point of incidence, OM normal, I angle of incidence or angle of reflection, and PQ reflecting surface, and G where G is known as glancing angle। हम G की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सीधा सीधा बताया जा रहा है कि एक सरफेस है जिसमें एक रे इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है ओबी के फॉर्म में। तो इस केस में कुछ बातें अभी हमें जाननी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था वो तो बेटा एक्सप्लेन हो गया, आप लोग को प्रॉपर तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखिए क्या है, इस केस में कुछ खास बात क्या जाननी है उसे हम स्टार पॉइंट करके नोट कराने वाले हैं। खास बात ये जाननी है कि ये जो स्मॉल जी है इससे हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल, इट इज़ नोन एज ग्लांसिंग एंगल। और इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल करके हम जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्लांसिंग एंगल को ही बेस मान करके हम ये डिफाइन करेंगे कि कब रिफ्लेक्शन होगा और कब रिफ्लेक्शन। तो ग्लांसिंग एंगल समझ में आया, स्मॉल जी, ठीक है। और ये एंगल एक्चुअली बना किसके बीच में है, बिटवीन पी क्यू एंड इंसिडेंट रे, देख भी रहे हैं आप, तो दिख भी रहा होगा कि ये जो ग्लांसिंग एंगल है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ है। और एक खास बात, जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है, जो कि क्या है, आप ही सोचिए ना क्या आ सकती है यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू। अच्छा बताइए, ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू आई दी है, तो दिस इज क्या होगा 90 माइनस आई। तो जी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है 90 माइनस आई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया रहेगा तो आप ग्लांसिंग एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, चलिए एक और बात, क्या स्टार पॉइंट की दूसरी बात क्या जाननी है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is valid for all type of surfaces,
सभी तरह के सरफेसेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ऐसा नहीं कि अगर आपका सरफेस केवल स्मूथ होगा तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा। अगर सरफेस अगर सरफेस आपका रफ भी है तो भी आप आसानी से ये पाएंगे कि वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पर भी वैलिड है। और क्या बात खास जाननी है यहाँ पे, ये खास बात जाननी है कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट during reflection of light during reflection of light the frequency and wavelength of incident ray does not changes, ठीक है, does not changes। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम जान लेंगे, वो क्या कि if a ray of light incident normally to the surface then it sends back along the same path। क्या खास बात हमने यहाँ पे जानी कि जब भी कहीं अगर कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो हमें ग्लांसिंग एंगल के बारे में जानना है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सभी टाइप के सरफेसेस के लिए वैलिड है। हमें ये भी ध्यान देना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, जिसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, उसकी न तो वेवलेंथ में किसी प्रकार का बदलाव आता है और न ही उसके फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का चेंज आता है। ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब ऐसे टर्म है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे साउंड वाले टॉपिक में। और आगे लास्ट बात क्या जाननी है कि अगर रे ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से भाई एक्यूट एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, लेकिन क्या हो अगर यही इंसिडेंट रे जो इस तरह से आ रही है वो धीरे धीरे ऐसे आए, कोई ऐसे, फिर वो अपना एंगल कम करे, ऐसे आए, फिर ऐसे जाते 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 क्या अगर वो नॉर्मली ही, यानी कि ये रे ऑफ लाइट जो इस तरह से भी थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी वो नॉर्मली अगर सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में क्या होगा, अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो उस केस में वो रे ऑफ लाइट जिस पाथ से आ रही थी वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू जानना था और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, अच्छा चलिए ये तो हुआ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिलने वाला है जो कि क्या है, मिरर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक लाइट थी, लाइट के बारे में कुछ बातें थी जो हम लोगों ने जाना। अब हम चलेंगे और मिरर के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। मिरर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और अच्छी बात तो ये कि मिरर से रिलेटेड रिफ्लेक्शन को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अब वहीं चैप्टर की शुरुआत ही हो रही है, अब लिंकिंग हो रही है धीरे धीरे टॉपिक्स की, तो ठीक है होने दीजिए। तो अगला क्या है हमारा, मिरर। क्या है मिरर बेटा, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, मिरर इसकी एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। क्या हम बोलेंगे इसमें डिफिनेशन में कि द हाईली पॉलिश्ड सरफेस which reflects the maximum amount of light is called mirror। ठीक है, is called mirror, मतलब कि कोई ऐसा सरफेस जो कि हाईली पॉलिश्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो हम उसको मिरर कहेंगे। आगे आप देखेंगे मिरर दो टाइप्स के मिलेंगे आपके, एक मिलेगा प्लेन मिरर, ठीक है, एक आपको मिलने वाला है प्लेन मिरर और एक आपको मिलेगा स्फेरिकल मिरर। ठीक है,
भाई समझ में आ रहा है? ओके। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये मिरर के टाइप्स मिलने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो खास बात आपको पता है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, यार इतनी तो आप लोग को पता ही होगा कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं। क्या होता है एक्चुअली, जब भी कोई हम देखें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम कोई एक स्फेरिकल मिरर लें और स्फेरिकल मिरर को डायमीटर के अलॉन्ग अगर हम कट कर दें, इस स्फेरिकल मिरर को अगर डायमीटर के अलॉन्ग कट कर दे तो हमें दो टाइप्स के मिरर मिलेंगे। एक्चुअली कट करने के बाद दो बराबर दो सिमेट्रिकल सरफेसेस हमको मिलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, उन दोनों सिमेट्रिकल सरफेस के एक बार उसके आउटर सरफेस को पॉलिशिंग करेंगे और एक बार इनर सरफेस को पॉलिशिंग करेंगे, तो हमें डिफरेंट टाइप के मिरर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, वो जो डिफरेंट टाइप के मिरर मिलते हैं वही होते हैं, एक होते हैं आपके कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। भाई इनकी भी अपनी कुछ ना कुछ डिफिनेशंस होती हैं। क्या डिफिनेशन होती है जरा वो भी देख लें। अगर आप लोग को पता होगा कॉनकेव मिरर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि देखिए ये क्या है, डायग्राम बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्या हम बना रहे हैं, आपको कोई एक ऐसा मिरर ले रहे हैं जिसका आउटर सरफेस हमने पॉलिश कर दिया है और इनर सरफेस से अब रे ऑफ लाइट आएंगी और वे स्ट्राइक करेंगी। देखिए स्ट्राइक करके कुछ रिफ्लेक्शन होगा, देखें। तो द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसी तरीके से अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की तो क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम बिल्कुल इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या करना है हमें, इनर सरफेस को पॉलिश कर देना है और आउटर सरफेस को क्या कर देना है, रिफ्लेक्टिंग बना देना है। देख रहे हैं भाई, समझ में आ रहा होगा भाई क्या बताया जा रहा है कि द टाइप ऑफ मिरर विच आउटर सरफेस इज पॉलिश एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड द टाइप ऑफ मिरर विच इनर सरफेस इज पॉलिश एंड आउटर सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मिरर प्लेन और स्फेरिकल टाइप्स के होते हैं। हमने स्फेरिकल मिरर में दो अलग अलग टाइप के मिरर लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और उनकी छोटी सी डिफिनेशन और डायग्राम के थ्रू उनको समझाया। अभी परेशान ना होइए, अभी क्या है ना, अभी बहुत बार ये मिलने वाले हैं। अब तो आने वाले हर एक टर्म में इनका डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा लगभग। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया। चलिए इसको इरेज करते हैं और एक कुछ खास बात जान लेते हैं। बेटा आप लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर जानते हैं, जानते होंगे। तो ये जो दो टाइप के मिरर अभी तुम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, इनमें से एक मिरर कन्वर्जिंग होता है तो दूसरा क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब ये कन्वर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग क्या है, पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अभी बता रहे हैं, ध्यान दे देना वहाँ पे, ठीक है। एक बस इम्पोर्टेंट खास बात यहाँ याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर means क्या, it converge all beam of light, ठीक है। वही कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मीन्स क्या, इट diverges all beam of light। क्या खास बात, सिर्फ दो बात इतनी जाननी है कि हमारा कॉनकेव मिरर मतलब कैसा, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड रहता था, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। मतलब जितने भी बीम ऑफ लाइट हम उस पर स्ट्राइक कराएंगे, वे सारे बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ले जा करके इंसिडेंट कराएगा। कन्वर्ज कराने का मतलब क्या है कि अलग अलग सोर्स से बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो जा कर के एक जगह मिल रही है। कन्वर्जिंग नेचर ये कॉनकेव मिरर का होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो किसी एक पॉइंट ऑफ सोर्स से लाइट को लेता है और उसको सारे डायरेक्शन में स्प्रेड करा देता है। ये कॉन्वेक्स नेचर का नेचर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है।
कैसा क्या नेचर है इसका कि किसी एक पॉइंट सोर्स से ये बीम ऑफ लाइट को लेगा और उसको चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, स्प्रेड कर देगा। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इन बातों को जानना था जो हमने भी यहाँ पे आपको बताया। चलिए अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी जरूरी है हमारे लिए। क्या है वो, मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, उनको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है वो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यानी कि हमारे लिए अब अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। क्या है वो बेसिक टर्म्स, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, बना लेते हैं फटाफट डायग्राम को, तो समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका पोल हो जाएगा। और अच्छा बताओ ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, देखना तुम, किसी न किसी स्फीयर का ये पार्ट होगा, तो उस स्फीयर का अपना कोई ना कोई एक सेंटर होगा। हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से तक, इसको PQ कह देते हैं, और यहाँ से तक की दूरी को R कहते हैं। ये भी हमारा और ये भी हमारा। देखिए क्या हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका ये किसी न किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, तो हम इसका स्फेयर इधर पूरा हुआ होता हुआ दिख रहा है, तो ये जो भी स्फेयर होगा उसका अपना कोई सेंटर होगा, उसे हम C कह रहे हैं। P क्या है, मिरर का एक पोल है। तो देखिए यहाँ पे एक बात देखिएगा, हम P को कहेंगे पोल ऑफ द मिरर, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, PQ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन 3-4 टर्म्स को जो हमने अभी बताया उनको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, पहला अगर यहाँ टर्म जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा पोल होगा, पोल। ठीक है, पोल को हम P से डिनोट करते हैं, है ना। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। और दूसरा टर्म क्या हम यहाँ पे जानने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम C से डिनोट करते हैं, हम बोलेंगे कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब है मिरर से रिलेटेड है, यानी ये जो मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, वो जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ही इसके लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली बेटा मिल जाएगा आपको क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। सिंपल यही बोलेंगे कि द रेडियस ऑफ, ठीक है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है। फिर से क्या बताया जा रहा है कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, वो जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ही इन दोनों का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप कि आपको ऊपर के सारे टर्म समझ में आए होंगे। इसके बाद भी कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम देख लेते हैं। इसे इरेज किया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा, ज़्यादा घबराया नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के चीज़ों को देखेंगे समझेंगे ना तो इजीली समझ में आएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट अगला टर्म है वो हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे भाई, इसके लिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप खुद ही पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में PQ होगा कि नहीं, अरे यार
क्या कहा जा रहा है कि वो लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो हम भी वही डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद बेटा आपको मिलता है फोकस, फोकस ठीक है, जिसको कैपिटल एफ से नाम दिया जाएगा। इसके लिए एग्जैक्ट डिफिनेशन ये चलती है कि द पॉइंट क्या है वो, द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द प्रिंसिपल एक्सिस, the point at the principal axis at where all parallel beam of light intersect to each other। मतलब क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद वो पॉइंट जहाँ पे सभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को फोकस ऑफ द मिरर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक के इन पूरे डिस्कशन में हमने जहाँ तक बताया आज तक की क्लास में यही रहने देते हैं। बाकी इसके बाद का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, यानी इसके बाद के जो भी टॉपिक्स आएंगे। ओके।